स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लासेस में हमने पी ब्लॉक के लिए 13th ग्रुप या जिसे बोरन फैमिली बोलते हैं और उसकी सारी केमिस्ट्री हमने पढ़ ली। उसके बाद 14th ग्रुप का हमारा जो कार्बन फैमिली था उसकी हमने सारी केमिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 12th के लिए आपके। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 जो हमारा क्या कहलाता है, इसे हम और नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। अब आपको पता हो कि प्रॉपर्टीज सबके सब इनकी केमिकल फिजिकल सब एक ग्रुप के होने के नाते हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा पिछले वाले ग्रुप्स में भी नहीं था, इस आगे सेकंड कार्बन वाले में भी नहीं था, फिर से इसमें भी नहीं है। ठीक, अब एक बात और हमने कहा था कि पीछे वाले जैसे ग्रुप्स थे कि सब में एक जैसे नहीं थे, एक जैसी प्रॉपर्टीज के नहीं थे एलिमेंट्स। अगर मेटल्स था, नॉन मेटल भी था, मेटल भी था। ठीक है, वहां पे मेटलॉइड भी था। सेम केस यहाँ पे भी है। नाइट्रोजन फैमिली में भी ऐसा ही नहीं कि सारे के सारे नॉन मेटल्स ही हैं एलिमेंट्स, या सारे के सारे मेटल्स हैं, या सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। तीनों है, इस वाले में खासकर तीनों है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारा नॉन मेटल्स है और आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी हमारा मेटलॉइड है और बिस्मथ हमारा क्या है, मेटल है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन है, 15 है फास्फोरस का, 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी और 83 बिस्मथ। ठीक, ये मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनीज का और ये क्या, बिस्मथ। ठीक है, आगे कह रहा नाइट्रोजन फैमिली से कहा जाता है या फिर इसे ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे जनरल। अगर एक बार अकरेंस की बात कर लेते हैं, कौन कितना पाया जाता है। और नाइट्रोजन के बारे में तो हमें बताना नहीं, ये तो ऑब्वियस सी पता है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ 78% बाय वॉल्यूम एट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमको पता है ना, 78 मतलब 78% नाइट्रोजन पाई जाती है बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हाँ नाइट्रोजन हमें अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलती, जैसे पीछे वाले में हमने कहा था एल्यूमिनियम था हमारा, सिलिकॉन था हमारा, ये सब के सब अर्थ क्रस्ट में ज्यादा इसकी अबंडेंस थी, ज्यादा पाए जाते थे अर्थ क्रस्ट में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 78% बाय वॉल्यूम, लेकिन ये क्या है, हमारे अर्थ क्रस्ट में ये नहीं पाए जाते। यूं कह लें कि जमीन पे, यूं सरफेस पे यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बाकी के एलिमेंट्स क्या है, ये भी आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ। ठीक, ये सब के सब ट्रेसेस एलिमेंट है। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट का क्या मतलब, बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लिटिल अमाउंट में पाए जाते हैं, वो भी उनके ओर्स के फॉर्म में। ठीक है ना, ओर्स भी हमारे क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है मिलना, क्योंकि बहुत ही कम अबंडेंस है, तो हमें पाना भी उसका बहुत ही मुश्किल है ही नहीं, तो फिर कहां से हम इन सबको पा सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके, जैसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरस क्या है हमारा। ठीक, नाइट्रोजन तो हमने कहा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, फास्फोरस की बात कर लेते हैं। इन तीनों को तो हमने आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को हमने बोला कि एक सब के सब क्या है, बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या फास्फोरस का पाया जाता है कि अगर ये रॉक्स में पाया जाता है, यूं कह लें कि ये क्या है, रॉक्स में पाया जाता है, क्रिस्टल रॉक्स, और कह रहा है ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, हमारा फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और फ्री स्टेट में ये नेचर में नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, नेचर में फास्फोरस फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये किसी न किसी कंपाउंड, ऑक्साइड या जो भी हो, इन सब के या ओर्स के फॉर्म में यूं कह सकते हैं ये पाया जाता है हमारा क्या, फास्फोरस। ठीक है, जैसे फास्फोरस के लिए कह रहा कि कई सारे मिनरल्स नोन है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोराइट है, क्लोरोपेटाइट है। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमारा फास्फोरस क्या है, कंबाइंड फॉर्म में किसी के साथ ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और रही बात बिस्मथ, आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो ये हमने कहा था कि कम ही पाए जाते हैं, और वो क्या है, ये उनके जो ओर्स हैं बहुत ही जैसे कि नाम उसका है हमारे पास आर्सिनोपायराइट, स्टीबिनाइट, बिस्मथ ग्लास, ये सब के सब
लिटिल अमाउंट में हमारे पाए जाते हैं और इनसे हम मेटलर्जी के प्रोसेस के थ्रू उनको सेपरेशन करके हम पा सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 या फिर नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कुछ चीजें तो हमें बस यूं ही देखते ही समझ आ जाती है, जैसे कि अभी आप कहें सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात, तो क्या है अजी इसके पहले जो ग्रुप हमने पढ़ा किसी में NH2NP1 था, नेक्स्ट वाले में NH2NP2 था, अभी उसके जस्ट बाद का ही तो है ये ग्रुप। अभी 13 था, 14 था, अभी 15 आ रहा, तो ठीक, तो 15 है तो 15 है तो यहाँ पे क्या है हमारा NH2NP3 हो जाएगा, बस ठीक उसी तरह से। ठीक, तो अब क्या है जैसे 13 ग्रुप है ना, आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और इनर्ट गैस का तो है ही 8। इस तरह से हम ऐसे ही कह सकते हैं ना, जो जैसा जिस हिसाब से ग्रुप हमारा, अगर 13 का है तो उसके वैलेंस शेल में 3, 14 का तो 4, 15 का तो 5, 10 के बाद ही तो है ये, और 10 हमको पता ही है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन का 2 और 8 है ना। और 1s2 2s2 के कंपेरिजन में बात करें तो 1s2 2s2 2p6 ये हमारा नियॉन का हो गया 10, उसके बाद 3s2 3p1, ठीक, उसी तरह 4s2 4p3, ठीक है ना, इस तरह से है। तो इसमें भी हम फिर भी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। The nitrogen family have general electronic configuration NH2NP3, ठीक है ना। तो करके देख लेते हैं बस तुरंत। नाइट्रोजन की बात करें अगर हम 7 एटॉमिक नंबर है हमारा, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7, ठीक। और हमारा वैलेंस शेल क्या होता है, जो आउटरमोस्ट सेल होता है, मतलब जो सबसे बाहर वाला सेल होता है हमारे लिए। यहाँ पे 2 सेल है तो फर्स्ट सेल इनर सेल कह सकते हैं और सेकंड को बाहर वाली आउटरमोस्ट सेल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट सेल हमारे लिए क्या है, ये सेकंड है, तो हमारे पास 2s2 और 2p3 है, ठीक है। यहाँ पे भी इनके साथ भी वही केस है जो भी हमने कार्बन के साथ पढ़ा था कि सर कार्बन के अलावा और सारे जो एलिमेंट्स है ना उनके पास d ऑर्बिटल्स भी होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि कार्बन इन लोगों से अलग शो करता है। भाई साहब कार्बन के अलावा लोग अलग कर रहे हैं, ठीक, कार्बन अपना अलग कर रहे हैं, तो अगर हम इनकी बात करने लगे तो हम कह रहे सर कार्बन से अलग कर रहा है, और जब कार्बन की बात कर रहे हैं तो बोल रहे सर इन लोगों से अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमारा, है ना। उसके क्या है, यहाँ पे भी सेम बात है। नाइट्रोजन का आप देखेंगे तो सेकेंड सेल आ रही है, हमने कहा था डी का जो मैटर होता है ना वो सिर्फ इसमें होता है जहां पे क्या है सेल तीसरी सेल आ जाए या थर्ड सेल आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है फास्फोरस में हमारा थर्ड सेल आ जाता है तो इनके पास डी भी होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी अलग ही होने लगती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में या नाइट्रोजन के अलावा, ठीक है। लेकिन है तो नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों के दोनों नॉन मेटल ना, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी तो शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनसे जो कुछ अलग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करता है वो क्या है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबिन और एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। ओके, बात क्लियर, ठीक। आगे अभी के लिए देखते हैं फास्फोरस का ही देख लेते हैं एक बार। 15 एटॉमिक नंबर P 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3 2 2 4 6 10 12 3s2 5 6 11 4 सॉरी 15 होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। कितना एटॉमिक नंबर इसका 15, 2 2 4 6 10 2 12 3 15, ठीक है। 15 हमारा क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका, ये है हमारा। अब हमारा NH2 और NP3 कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ के लिए 2 और कितने हुए 5, यहाँ के लिए 2 8 5 है 2 8 5 है ना। ये तो पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हमारा S वाले P वाले D वाले कॉन्फ़िगरेशन से काम चल जाता है ना, ठीक। चलो ये हो गए भाई साहब। तो अब इसके हिसाब से हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या बॉन्डिंग बहुत सारी चीजें तो देख के ही बता देते,
3 है, आउटर मोस्ट सेल में 5 है, तो हमको पता 8 बनाने हो, ऑक्टेट कंप्लीट करना हो ना, तो ये 3 जनों के साथ बॉन्डिंग बना ले तो हो जाए 8, ठीक। और बाहर के 5 हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं ना, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ पी का निकालें तो पी के 3 अगर निकाल देंगे तो हमारे पास अगर एस से मतलब ना रखें तब भी 3 और अगर एस और पी दोनों के निकालेंगे तो 3 और 2 मिलके क्या 5। और हमने बोला था जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इवन होता है वो इवन का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जिसके में ऑड होता है वो ऑड के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऐसा ट्रिक है समझने की, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं किताब में लिखी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जिसके आउटर मोस्ट सेल में ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जिसके में इवन होते हैं वो इवन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक। अगर हम एटॉमिक और आयनिक रेडाई की बात करें, अगर हम एटॉमिक और आयनिक रेडाई की बात करें तो जो जनरल ट्रेंड है हमारा ये तो होएगा ही फॉलो, क्यों? और अगर हम इसका कंपेयर करें कार्बन फैमिली के साथ तो उनके कंपैरिजन में इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडाई छोटी होएगी, ठीक है। और अगर खुद इसी पर्टिकुलर ग्रुप 15 या नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो वहां पे क्या है, एटॉमिक साइज हमारी या एटॉमिक रेडाई ऊपर से नीचे आने पर या व्हेन वी गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर इज इंक्रीज in atomic and ionic radii because the number of cells increases। ये सेल इंक्रीज क्यों नहीं कर रही, एक अलग एक पीरियड ही चेंज हो रहा है, मतलब थर्ड का सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, तो एक सेल एक्स्ट्रा तो होगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो हमारी एटॉमिक रेडाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं ना, ठीक। आगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पे बात करती है, हमने कहा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम चीजें हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन करी जा सकती है, ठीक है। कैसे? आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा NH2 NP3 है, ठीक। तो हम कौन कौन सी बातों को या कौन कौन सी बातों को कंसीडर करते हैं जब हम बात करते हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। क्या बातें करते हैं सर, कोई जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा स्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल या तो हाफ फील्ड हो कंप्लीटली या तो कंप्लीटली फुल्ली फील्ड हो, ठीक। इस बात को देख लेते हैं, बाकी फिर क्या है किस सेल में है अट्रैक्शन पावर के हिसाब से अपना समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है NH2 और NP3, ठीक। S का हमारा 2 है तो फुल्ली फील्ड, ठीक। P का हमारा 3 है, ठीक। तो कार्बन के कंपैरिजन में इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा तो होगा, ज्यादा ही नहीं कुछ और ही ज्यादा होगा, ठीक। वो इसलिए कि ये एक तो कार्बन से ज्यादा सेकंड, मतलब अगर अगले वाले ग्रुप के हैं, ठीक है ना, तो अगले वाले ग्रुप के हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे तो उस पीरियड में ये राइट वाले होंगे, ठीक। पहले वाले के कंपैरिजन में तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ऐसे ही साइज छोटी होती है, अट्रैक्शन पावर बढ़ता चला जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसीलिए बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर भी अब आप ये देखेंगे कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात कर लें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या होगी, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। कैसे कि P या तो फुल्ली फील्ड होता या तो हाफ फील्ड होता, ठीक ना। तो ये हाफ फील्ड होने के कारण से इसे स्टेबिलिटी प्रदान करता है या स्टेबिलिटी देता है, इस कारण से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। और हमने कहा था अगर किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि ये क्यों ऐसा होता है, हमने उसके लिए एक्सचेंज एनर्जी नाम की एक बात होती है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन आपस में ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, फिर 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 ये इसमें, आपस में ये चेंज होते रहते हैं, और ऐसा करने से इनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। और मैंने कहा था कि साइंस की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में कह लें कि जिसके अंदर से जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा, ठीक है।
तो यहाँ से अगर एनर्जी निकल रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ से एनर्जी कम हो रही है, और जिसके कम एनर्जी वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, ओके। आगे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात, तो फिर हाँ एक बात और कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे घटती है, वो जनरल ट्रेंड है, वो यहाँ पे भी फॉलो होगी कि नाइट्रोजन की ज्यादा, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, सबसे कम बिस्मथ की। वैसे ही देख रहे हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, हमको पता है इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, उसके बाद मेटल थोड़ा इजी, और उसके बाद मेटल इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान। इससे भी हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इस बात को भी बता सकते हैं कि सर ऊपर वाले तो नॉन मेटल हैं, बीच वाले मेटलॉइड हैं, नीचे वाले मेटल हैं, तो इस हिसाब से आयनाइजेशन देखें तो हम वैसे भी कहते हैं कि मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, नॉन मेटल की ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। ठीक, आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऊपर से नीचे आने पे घटती है और घटेगी ही, कार्बन के कंपैरिजन में इनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो वो तो होगी। ठीक है, आगे मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो हमने तो बता ही दिया कि इन ग्रुप नंबर 15 या नाइट्रोजन फैमिली द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक ना, क्यों? क्योंकि ऊपर नॉन मेटल है, फिर मेटलॉइड है, फिर नीचे मेटल है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ता हुआ मिल रहा है, क्योंकि पहले नॉन मेटल था, फिर थोड़ी सी मेटल के करीब आया तो मेटलॉइड हुआ, और पूरा का पूरा मेटल हो गया तो बस मेटल हो गया, तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। ठीक, आगे आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। करा द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप नंबर 15 इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। कह रहा सर नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो ये बढ़ रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ठीक कुछ और भी तो बात होगी, क्योंकि सिर्फ इनने नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक की बात करी है। ठीक है, कह रहा एंड देन डिक्रीजेस एंटीमनी टू बिस्मथ। यहाँ एंटीमनी से बिस्मथ तक क्या होता है, इसकी डिक्रीज होने लगती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक, आगे कह रहा है और ये क्या है, इसलिए है, ये हमने बोला था इसलिए होता है कि वो इनर्ट फेयर इफेक्ट जो हमने बोला था सेम अप्लाई यहाँ पर भी होता है। पिछले 2 क्लासेस में हमने इनर्ट फेयर इफेक्ट के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बताना, उसको आपको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा उससे बताने में बार बार। ओके, तो यहाँ पे ये बात, यहाँ पे इनर्ट फेयर इफेक्ट क्या है, लगता है, जिसके कारण से ये ऐसा वेरिएशन हमें मिलता है। ठीक है, आगे क्या है, अगर हम कैटनेशन प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे हमने कार्बन फैमिली में देखा तो सर कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। सर सिलिकॉन की थोड़ी बहुत होती है, यहाँ पे कैटनेशन प्रॉपर्टी की ना है जनरली। हाँ, कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है हमने बोला था कल, फिर से आज रिवाइज कर देते हैं। क्या होता है कि कह रहा है कि टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ, मतलब खुद के एलिमेंट खुद से ही आपस में कंबाइंड होके जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कैटनेशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा बहुत ही कम अमाउंट में कैटनेशन प्रॉपर्टी रखता है, वो भी कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, थोड़ी बहुत कैटनेशन प्रॉपर्टी रखता है, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, ओके। अब क्या है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने एक और बात फिर से बताते हैं कि जो कैटनेशन की बात करा था हमने, इस खुद 15 ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर कैटनेशन की बात करें तो नाइट्रोजन रखता है, उसके बाद जो है क्या है, फास्फोरस, उसके बाद कोई नहीं, मतलब सबसे ज्यादा अगर कैटनेशन की बात करें इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 15 में, तो सबसे ज्यादा कैटनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है, सॉरी फास्फोरस की होती है, और किसी की नहीं होती ना, नाइट्रोजन की ना। ठीक है, तो यहाँ पे कैटनेशन प्रॉपर्टी सॉरी नाइट्रोजन की नहीं, किसकी होती है, फास्फोरस की होती है। ठीक है, ओके, क्योंकि आपको पता है डाईफास्फोरस में डाईफास्फीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो हमें मिलता है, जिसका P2H4 होता है फार्मूला। यहाँ पे PP बॉन्डिंग के थ्रू होता है। ठीक है, P2H4 ऐसा कंपाउंड होता है, इसका नाम क्या है, हमारा डाईफास्फीन। ठीक, इसका नाम है डाईफास्फीन। ठीक है, डाईफास्फीन नाम होता है इसका, और ये जो है हमें मिलता है यहाँ पे PP आपस में बॉन्ड होते हैं, मतलब 2 फास्फोरस बॉन्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे आते हैं एलोट्रॉपी की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात है एलोट्रॉपी की इस ग्रुप में। ठीक,
यहाँ पे एलोट्रॉपी हमने कल बता ही दिया था, पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रॉपी, ठीक है, उसके लिए पूरा एलोट्रॉपी की क्लास थी हमारे, ठीक। हमने कहा था कि किसी मतलब सेम एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करना, ठीक, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करने को हम क्या बोलते थे, एलोट्रॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे एलोट्रॉपी कह रहा कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है। एलोट्रॉपी हमारा क्या है, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के, जनरली नाइट्रोजन और बिस्मथ, ये बिस्मथ ये नाइट्रोजन, इनको छोड़ के ये लोग थोड़ी थोड़ी एलोट्रॉपी शो करते हैं। वो क्या है एलोट्रॉपी, जैसे आपको पता है कि फास्फोरस हमारा, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस आपने सुना होगा ना, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, माचिस पे लगाया जाने वाला लाल वाला होता है रेड। तो ऐसे क्या है हमारा फास्फोरस शो करता है एलोट्रॉपी। तो अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की, हमारा फास्फोरस क्या है, व्हाइट, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, आपको पता है नाम आता है वो है, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक। ये एक अलग अलग फॉर्म में ये होते हैं और होता फास्फोरस ये, इसी कारण से ये एलोट्रॉपी कहा जाता है, ठीक है। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक भी येलो और ग्रे 2 कलर का पाया जाता है, ठीक है, येलो एंड क्या, ग्रे, ग्रे GRA वाई, ठीक है, और क्या GREY, सॉरी GREY, ग्रे फॉर्म होता है। और इसी तरह एंटीमनी भी येलो और सिल्वर ग्रे के एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत एलोट्रॉपी यहाँ पर भी होती है, लेकिन कार्बन के जैसा तो कोई नहीं है, कार्बन सबका पाप, ठीक है। कार्बन आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के पाए थे, तो उसका कंपैरिजन तो कोई ना कर सकता। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे एलोट्रॉपी पाई जाती है जो हमने बता दिया। उसका कलर फास्फोरस भी सफेद और लाल मतलब व्हाइट एंड रेड होता है, ठीक उसी तरह से आर्सेनिक भी येलो और ग्रे होता है, एंटीमनी भी हमारा क्या येलो और सिल्वरी ग्रे होता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने की, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या है इधर, ठीक, नोट इंपॉर्टेंट बात है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन फैमिली आपको पता है, ठीक, नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हमने कहा था जिसके वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 5। तो 5 इसका मतलब मैक्सिमम 5 हो सकती है, या 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 5 हो सकती है, प्लस का 5, ठीक, उससे कम में हो सकती है, ठीक है। और हमने कहा था जनरल कि जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी इवन या ऑड होते हैं, उसी हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जनरली तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन हमें मिल जाता है जो हमें दूसरे टाइप की भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको 2 भी मिलेगी। तो मैंने उसको कहा है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो नोट करने की बात क्या है कि आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली कंपाउंड नहीं बनाता। वो क्यों? सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं ना। तो करा कि जनरली नाइट्रोजन +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता, वो इसलिए कि यहाँ पे इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो +5 बनाने की टेंडेंसी इसकी ना होती है। ये सिर्फ 3 तक ही बनाता है कंपाउंड, या 3 बॉन्ड बनाता है, ये कह सकते हैं, या अपने कंपाउंड में सिर्फ +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ठीक है, ओके। आगे, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द कंपैरिजन ऑफ दिस, या जिनके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसी बात पे डिपेंड करती वो जुड़ा किन से है। अगर 2 जने आपस में जुड़े हैं तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और किसी की ज्यादा, तो जिसकी ज्यादा होगी वो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे और जिनकी कम होगी वो प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कह रहा, या सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन प्लस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और
माइनस में भी ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन और क्लोरीन से अगर ये जुड़ा हुआ है तो आपको पता है इसको प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये किसी के साथ अगर बॉन्डिंग बनाया है तो ये खुद माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा और बाकी सामने वाले को तो प्लस रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा। ठीक, ओके। अब कुछ आपको एग्जाम्पल बता दें हम, जैसे फास्फोरस हमारे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है PCl3, PCl5, ठीक है, PF5, बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से SbF5 हमारा एंटीमनी भी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है, ठीक है, बिस्मथ भी बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि +3 के भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं, फास्फोरस भी इवन 3 के माइनस में भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस बात पे डिपेंड करती है वो किन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है NCl5 और NF5 जब नाइट्रोजन नहीं कर सकता +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब NCl5 अगर कोई कह दे या कोई कह दे NF5 ये ऐसा होता है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर इट डज नॉट एग्जिस्ट। वो इसलिए कि आपको पता है ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, इनके पास D वैकेंट या इनके पास D ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन सर PCl5 और PCl3 क्या होता है हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, PF5 एग्जिस्ट करता है, ये सब के सब क्या हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ओके। कुछ कंपाउंड में हम बता दें, यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें तो P+ में, यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, ठीक। नाइट्रोजन की बात करें, NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन -3 में होगा। अगर NCl3 की बात कर लें, ठीक है, या फिर N2O4 की बात करें, NO की बात कर लें, तो वहां पे नाइट्रोजन को प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखा देते हैं। NH3 है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास N2 अगर बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पे तो 0 होगी, दोनों आपस में सेम एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे हम NO की बात कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, N2O भी होता है, ठीक, N2O4 हो जाता है, N2O5 भी होता है, ठीक है, N2O5 होता है, N2O4 होता है। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। NH3 में आपको पता है नाइट्रोजन -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसको प्लस होना होगा, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे अगर N2O5 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है, यहाँ पे +4 है, ठीक है, यहाँ पे +1 है, ठीक, N2O। और अगर N2O3 की बात करें तो यहाँ पे प्लस क्या है 3 है, ठीक ना। अरे 3 नहीं समझ आ रहा किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिर से बता देते हैं हम, आप ये देख लो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो कितने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, कितनी उसकी वैलेंसी है, उसी हिसाब से अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड दिख रहा है इसका मतलब प्लस और माइनस मिला के उस कंपाउंड को न्यूट्रल होना चाहिए, और वो न्यूट्रल तक जब हो जाएगा तो इसका मतलब वही सेम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस पे आएगा, हाइड्रोजन 1 है, 3 हाइड्रोजन के +3, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब नाइट्रोजन के -3 भी होने चाहिए, तभी तो। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से, यस इट इज डन। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन -2 रखता अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल कंपाउंड दिख ही रहा सबका सब, ठीक है, तो हमने बाद में लिखा था, ठीक है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है +2, N2 में -2, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 नाइट्रोजन मिलकर क्या होना चाहिए +2, तो एक नाइट्रोजन में कितना +1, सही। यहाँ पे N2O5 5 ऑक्सीजन में कितना -10, ऑक्सीजन का करना है 2 नाइट्रोजन का 10 होना चाहिए, तो वो कैसे होगा एक नाइट्रोजन का 5 तो 2 नाइट्रोजन कितना 10, सिंपल। यहाँ पे 4 के लिए -8, ठीक, तो N2 है जो 2, इसके लिए क्या होना चाहिए +4, 2 नाइट्रोजन तो +4 8 हो जाएगा, N2O3 में सेम +3 हो जाएगा, सही ना, ओके। चलो आगे आते हैं। तो कुछ हमने आपको कंपाउंड दिखा दिया, सब हमने बता दिया, ठीक है, ओके। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, अब किस पे आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, हमने कहा जो दिखता है वही फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है नाइट्रोजन क्या है गैस होती है, ठीक है। तो और कह रहा है कि नाइट्रोजन के पास
पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। पी पाई बॉन्डिंग के थ्रू ये एक स्ट्रांग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसका बेहतर सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, हमारा बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो के दो क्या होते हैं हमारे पास, पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होता है हमारा एन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे खास बात है, नोट करने की बात है कि नाइट्रोजन के पास एक स्पेशल टेंडेंसी, एक यूनिक टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की या पाई बॉन्ड बनाने की, कई सारे का मतलब एक से ज्यादा, दो। ठीक ना, ठीक। और कह रहा कि ये स्मॉल साइज का है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा ही है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन से के बाद जस्ट नाइट्रोजन का नंबर आता है, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे बात करें, ठीक, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। ओके, सही। आगे करा, अगर एन ट्रिपल बॉन्ड एन की जो हमने बात करा, इसके लिए खास बात बता रहा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विच हैज वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, अजीब क्यों नहीं होगी, अगर हम किसी एक बॉन्ड की बात करें, Cl की बात करें, O डबल बॉन्ड O की बात करें, N ट्रिपल बॉन्ड N की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, दो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो जितने ही बॉन्ड ज्यादा होंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से ये स्टेबल होता है, और स्टेबल इतना होता है कि हम लोग इसको इनर्ट तक कह देते हैं कि N2 क्या है, जनरली इनर्ट होती है। वो इसलिए कि इनकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत 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 कतई ज्यादा होती है, जिस कारण से उसे ब्रेक करना मुश्किल ही नहीं, डान होता है, नामुमकिन टाइप का नहीं, मतलब कह रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस कारण से क्या है, इसे हम जनरली इनर्ट कह देते हैं। ठीक है, ओके, मतलब कह सकते हैं इट हैज वेरी वेरी लो रिएक्टिविटी among these elements, या ये कह सकते हैं among other elements। ठीक है ना, ओके। आगे कह रहा कि फास्फोरस बॉन्ड जो है आपस में, अगर पीपी की बॉन्ड करें नाइट्रोजन के बाद, तो ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है ना, वीकर बॉन्ड होता है ये पीपी के बाद। तो इसलिए क्या कह रहा है, ये जनरली आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा कि फास्फोरस हमारा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन तीन बॉन्ड बना सकता है, एन तीन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इस कारण से ये इनर्ट होता है, या कह सकते हैं इट हैज वेरी वेरी लो रिएक्टिविटी, बट फास्फोरस बॉन्ड इज वेरी वीक एंड इट्स कैन ब्रेक इजिली, दैट इज वाई फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, ओके, ठीक। और कह रहा कि अगर रिएक्टिविटी की बात कर लें, यूं ही बात आई कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक सबके रिएक्टिविटी की बात कर लें, तो रिएक्टिविटी क्या कह रहा है, डिक्रीज होती है आर्सेनिक टू बिस्मथ। ठीक है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस की हमने बता दिया कि नाइट्रोजन कम रिएक्टिव, फास्फोरस ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और अगर उसके बाद आर्सेनिक बिस्मथ, आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें, तो इन सब में क्या होती है, धीरे धीरे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होती है, इसके कंपेरिजन में ये इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्या क्यों कह लें, ये कम रिएक्टिव, ये ज्यादा, और यहाँ से फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ओके, सही, इतनी बात हो गई आपकी रिएक्टिविटी की, कोई टेंशन नहीं ना। ओके, ठीक। आगे आते हैं हम रिएक्टिविटी विद हैलोजन। ठीक, रिएक्टिविटी विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, आपको पता है अगर ये 3 या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं तो ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जिनके साथ ये 3 या 5 हैलोजन या 3 और 5 हैलोजन अपने साथ बाइंड कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ के ये कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। कह रहा कि अगर हाइड्रोजन्स की बात करा हमने, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है
3 या 5 के, जैसे हमने बताया अभी नीचे NaCl3 है ना, NF3 की बात करें PCl3 PCl5, तो इनके साथ ये कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उनके साथ बॉन्डिंग करके बना लेते हैं। ठीक है, ओके। जैसे अब कह रहा है कि ट्राइक्लोराइड बनाता है या पेंटाक्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये उनके साथ रिएक्शन करके। ओके, अब कह रहा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देख लेते हैं इनकी क्या है थोड़ा सा। ठीक, हाइड्रोजन के साथ इनका कुछ अलग ही मामला चलता है ना। ठीक, इसलिए देख लेते हैं हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन मत सुन लेना ध्यान से, मैं H2 की बात कर रहा हाइड्रोजन की। ठीक है, ओके। ये कह रहा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म गैसियस ट्राइहाइड्राइड ऑफ द फार्मूला MH3। ये कह रहा सबके सब 15 ग्रुप के एलिमेंट या सबके सब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके गैसियस ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, गैसियस ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं। गैसियस ट्राइहाइड्राइड का मतलब जो कंपाउंड होगा वो गैसियस होता है। ठीक है, न कि सॉलिड और लिक्विड। तो गैसियस ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं ये। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, गैसियस ट्राइहाइड्राइड। ठीक, ऑफ द फार्मूला MH3। तो सिंपल सी बात है, किसी के साथ बात करें तो हमको पता है NH3, ठीक, PH3 अमोनिया है, ये PH3 है, फास्फीन है, और ये आर्सीन है इसका नाम। ठीक है, AS3, और इसका स्टिबिन है। ठीक है, और इसका बिस्मुथीन है। ठीक है, ओके। स्टिबिन एंटीमनी, तो इसके लिए नाम है ये, जैसे अमोनिया है, फास्फीन, आर्सीन, स्टिबिन, बिस्मुथीन। ठीक है, वो बी नहीं है, BI है, बिस्मुथीन। ठीक, ये सब के सब हमारे क्या है, गैसियस हाइड्राइड है। ओके, करा कि लाइटर एलिमेंट आल्सो फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टर्म फार्मूला M2H4। ठीक है, करा जो लाइटर एलिमेंट है, मतलब जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले में कौन, नाइट्रोजन है भैया, उसके अलावा कौन है, ये लोग कह रहा है M2H4 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन सर N2H4 टाइप के हाइड्राइड बनाने में दिलचस्पी रखते होंगे। ठीक, होंगे नहीं, रखते हैं और बनाते ही हैं भैया। ठीक है, ओके। ठीक, करा कभी कभी हमको P2H4 डाइफास्फीन, हमने बताया था पीछे अभी, P2H4 डाइफास्फीन, नहीं, यहाँ तक के आर्सिन के भी कभी कभी आर्सेनिक के पाए जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं पाए जाते। इन लोग के हमने कहा अभी भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं जो डाइमेराइज होता है, डाइमेराइज कह रहे हैं ये M2H4 टाइप के हाइड्राइड भी ये बनाते हैं। ओके, ठीक। आगे करा इनके हाइड्राइड की अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, हाइड्राइड के बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब, बेसिक मतलब बेस वाला बिहेवियर है। इनके हाइड्राइड अगर बेस का बिहेवियर शो करते हैं बेस के जैसा, तो उनकी प्रॉपर्टियां उनकी कैसी होती है इन सब के साथ। अगर NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 है, उन सब की अगर बेसिक नेचर की बात करें तो वो कैसा होता है, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या देख लेते हैं, कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ कह रहा है कि एज वी गो डाउन टू द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस। इसका मतलब NH3, PH3, ASH3 और SbH3, BiH3 की बात करें तो इन सब में ऊपर से नीचे आते आते इनके हाइड्राइड्स की बेसिक नेचर, मतलब बेस होता है ना, ठीक, एल्कली बेस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था पीछे सबके H3 करके, नाइट्रोजन का अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टिबिन और बिस्मुथीन। ठीक है, तो सबका ये क्या होता है, बेसिक नेचर घटता चला जाता है फ्रॉम PH3। इसका मतलब क्या है, NH3 पूरा का पूरा बेस है। ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं ये बेस है पूरा का पूरा। ठीक, PH3 कह रहा है थोड़ा वीक बेस है, PH3 कह रहा है वीक बेस है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ASH3, SbH3 आर वेरी वेरी वीक। ठीक है ना, AS वाले, SB वाले, ठीक है, और बिस्मथ वाले,
इन सब के जो हाइड्राइड है वो वेरी वेरी वीक बेस होते हैं। तो बेसिक नेचर क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, हाइड्राइड्स की बात कर रहा है। हाइड्राइड्स की अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, मतलब स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, अगर इस हाइड्राइड को हीट दें तो क्या वो ब्रेक होता है या बचा हुआ होता है, उनकी अगर हम बात कर लें तो थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की क्या है, ऊपर से नीचे NH3 से BiH3 तक आते आते क्या होती है, घटती चली जाती है, ठीक है, BiH3, ठीक। तो कह रहा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी NH3 से BiH3 तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी हमने कहा हीट देने पर उसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है उस बात, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी थी, चलो रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, ठीक, किसी को रिड्यूस कराने की प्रॉपर्टी ना, किसी को हाइड्रोजन दे दें वो रिडक्शन, ठीक है ना, सही। रिड्यूसिंग नेचर कह रहा है कि हमारा हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर NH3 से लेके BiH3 तक क्या होता है, बढ़ता रहता है। भाई इसका क्या मतलब, अब इसका मतलब ये है कि NH3 से अगर हाइड्रोजन को तोड़ना हो, हाइड्रोजन को रिमूव करना हो किसी, तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव इजीली नहीं होता है और बिस्मथ से हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं समझने के लिए कि नाइट्रोजन की बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है हाइड्रोजन के साथ और बिस्मथ की वीक। वो इसलिए कि बिस्मथ आते आते मेटल हो जाता है, सर वो नॉन मेटल है, उनकी बॉन्डिंग तगड़ी होगी, मेटल तक आते आते आपको पता है मेटल से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन खुद ही माइनस के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिस्मथ एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है और NH3 के केस में वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो फिर यहाँ से NH3 से लेके BiH3 तक रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग नेचर क्या है, इंक्रीजेस, ठीक। रिड्यूसिंग नेचर क्या हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अमोनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप बिकॉज साइज इंक्रीजेस, ठीक है ना। मतलब अमोनिया की अगर बात करें तो फास्फीन के कंपैरिजन में ज्यादा में बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है अमोनिया में। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है फ्रॉम डाउन टू द ग्रुप, ठीक। यहाँ पे इनकी ज्यादा इनकी कम, इसका मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ कम होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। इनकी ज्यादा कि इनके कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनकी कम कि कुछ नहीं, फिर यहाँ से आने के फिर बढ़ने लगती है। कहाँ से कि साइज क्या होती है हमारी, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। साइज बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। ओके, तो आज की क्लास तक यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। तो हमने देखा ग्रुप नंबर 15 में कि उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अबंडेंस से लेके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टीज हमने, कुछ कंपाउंड्स देखे, केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्राइड के साथ कैसा, हाइड्रोजन के साथ कैसा बनाता, और उस ये इंपॉर्टेंट है उस हाइड्राइड के भी अलग अलग नेचर, अलग अलग बिहेवियर क्या है वो हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे हम, ठीक है। उसके आगे अदर रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन का कंपाउंड है, मतलब ऑक्साइड है, तो फिर उस ऑक्साइड के भी नेचर कैसे हैं उनको देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके।